नमस्ते, नमस्कार मित्रों, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे शो 3D हेल्थ केयर में। मित्रों, ऐसा कई बार होता है कि हमें कहीं शरीर में तकलीफ होती है, हम बीमार पड़ते हैं तो कभी इस डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी उस डॉक्टर पे, कई बार तो निराश होकर वो भी छोड़ देते हैं, बस भगवान पे छोड़ के बैठ जाते हैं। इस शो से हमारा यही लक्ष्य है कि आप आत्मनिर्भर बने और इसीलिए हम सारी जानकारी तन से रिलेटेड, मन से रिलेटेड आपको अब तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपने रोग का निदान खुद ही कर सकें। और हमारे मार्गदर्शन में हमेशा की तरह हमारे साथ हैं जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर सतीश गुप्ता। आइए शो में उनका स्वागत करते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे हार्ट की, फिर हमने मन की बात की, दिल की बात की, मस्तिष्क की बात की। आज मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो पूरा शरीर है जिसको हमें ठीक करना है, कई बार बिगड़ता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है। एक वंडरफुल मशीन तो है ही अपने आप में। कई बार हड्डियाँ टूटती हैं, अपने मन से धीरे धीरे रिपेयर होती हैं, कई सेल्स डैमेज होते हैं तो वो रिजुवेनेट हो जाते हैं। तो एक्चुअली ये शरीर है क्या, मतलब इसकी क्या कैपेसिटीज़ है और कैसे हम इसको किस पर्सपेक्टिव में इसको देखें? जो हमारा शरीर है ये एक लगभग 80,000 अरब कोशिकाओं से बना हुआ है जी। 80,000 मिलियन सेल्स से बना हुआ है। तो 80,000 अरब कोशिकाओं से बना है और इसमें 8 अंग हैं जी, मतलब 8 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ओके। और हर सेल अपने आप में एक यूनिट है, लिविंग यूनिट। जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है, ऐसे ही हमारा शरीर 80,000 अरब कोशिकाओं से बना है जी। और इसमें वंडरफुल मशीन है क्योंकि इसमें अपने आप में सेल्फ रिपेयर की फैसिलिटी अवेलेबल है। क्योंकि शरीर जो है एक फिजिकल है किंतु उसको चलाने वाली आत्मा है, राइट? वो हम बाद में एक कनेक्शन करेंगे जी। और आत्मा जो अपनी एनर्जी है, आत्मा के पास 7 जो एनर्जी है वो मन के थ्रू, मन माना टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, मेमोरीज के थ्रू बॉडी को प्रदान करती है। तो आज हम लेते हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग हैं। सबसे जो पहला अंग है वो है हमारा ब्रेन जी, जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। ओके। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फिर 3 पार्ट्स हैं रादर। इसके जो ब्रेन के मतलब जो हमारा नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर में है और फिर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ओके। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारी जो नर्व्स निकलती हैं वो सारी बॉडी में पूरी 80,000 अरब कोशिकाओं को पोषित कर रही हैं। ओके। उनसे कनेक्शन है उनका। और एक ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और तीसरा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। जो दोनों ब्रेन से हमारे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, इसका कंट्रोल रूम हाइपोथैलेमस है, उससे उसका ओरिजिन होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। ओके। सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा अलार्म सिस्टम है। जब भी कोई खतरा, जब भी कुछ हम नेगेटिव करने जा रहे हैं, नेगेटिव मतलब कुछ भी नेगेटिव कर्म करने जा रहे हैं, कर्म से नेगेटिव हम होने वाला है, वो जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। दैट इज फॉर अलार्म मतलब। और एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिलैक्सेशन सिस्टम है। जैसे हम अगर कुछ मान लीजिए चोरी करने का कुछ अगर थॉट आया या कुछ ऐसा, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं कुछ, तो वो जो हमें कई बार पसीना सा आने लगता है, घबराहट होने लगती है, दिल में धड़कन तेज हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। धक धक होनी शुरू हो जाती है, मन में डर लगने लगता है, एंजाइटी पैदा हो जाती है। वो जैसे एक अलार्म सिस्टम है। कुछ भी गलत विचार भी आएगा ना तो चालू हो जाएगा, कोई नेगेटिव भावना आ जाए किसी के प्रति, या सपोज अचानक सांप आ गया, या मुझे मच्छर ने काट लिया पैर में, या नाक में कोई चीज घुस गई, या आंख में कुछ आ गया, कान में कुछ सोते सोते भी कुछ घुस गया, तो एकदम अलार्म सिस्टम चालू हो जाता है, हम उठ जाते हैं ना। तो एक वो ऑटोमेटिक सारी बॉडी में उसका भी कनेक्शन गया हुआ है। ऐसे एक पैरासिम्पैथिक सिस्टम भी है जो हाइपोथैलेमस से निकलेगा और पूरी बॉडी में रिलैक्सेशन सिस्टम है कि एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो उसमें जो है वो सिस्टम है। तो 3 सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है और एक हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जो ऑटोमेटिक है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, इट इज आउट बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ओके। तो ये जो है हमारा नर्वस सिस्टम से हमारा ब्रेन है, 2 ब्रेन्स हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन हमारा लॉजिकल ब्रेन है, कन्वेंशनल ब्रेन जिसे कहते हैं। सेब पेड़ से गिरा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? लॉजिक कहता है नीचे जाएगा। और एक हमारा जो राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव ब्रेन है, इमोशनल ब्रेन है, वो कहता है ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। एक आज का जो मनुष्य है वो अधिकतर जो है, कुछ लोग लॉजिकल ज़्यादा हैं, कन्वेंशनल ज़्यादा है, कुछ जो है लोग इमोशनल ज़्यादा है। स्पेशली जो हमारे जो मेल्स होते हैं ना, ब्रदर्स जिसे कहें, भाई होते हैं, वो ज़्यादा उनका लॉजिकल होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं, लॉजिक में ज़्यादा विश्वास करते हैं।
हर चीज़ के लिए पीछे लॉजिक चाहिए उनको। और जो बहनें होती हैं अधिकतर इमोशनल होती हैं, क्रिएटिव होती हैं। तो मतलब दोनों का जैसे कहते हैं जिस परिवार में पति पत्नी दोनों मिलजुल कर डिसीजन लेते हैं तो वो घर में वो सर्वग वजह से बन जाता है, क्योंकि एक लॉजिक है, एक लॉजिकल है और एक क्रिएटिव है। जो चीज़ आदमी सोच नहीं सकता वो औरत सोच सकती है, और जो औरत नहीं सोच सकती वो आदमी सोच सकता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन से कहते हैं एक दूसरे के पूरक है, इसलिए दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आदर्श जो व्यक्ति है, आदर्श जैसे सत्युग में जैसे कहते हैं देवी देवता होते हैं, एंजल्स होते हैं, उनमें राइट और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस होता है। राइट, मतलब हार्मनी, कंप्लीट हार्मनी होती है। कंप्लीट, दैट इज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। राइट, इसमें राइट और लेफ्ट ब्रेन का मतलब बैलेंस, मतलब लॉजिकल इमोशंस हो, लॉजिकल क्रिएटिविटी हो। राइट, तो वो जैसे कई बार कैची वर्ड लग रहा है ये कि लॉजिकल इमोशंस हो, लॉजिकल क्रिएटिविटी हो। जैसे हम लोग कई बार हम जैसे बात करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं, मैं तुम्हें ऐसे एक महल हो हमारा, हवा में महल हो जिसमें कोई हमें ना मतलब डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो ये कैसी बातें हैं, मतलब जैसे क्योंकि हम लोग क्रिएटिव है बट लॉजिकल। हाँ, पर दोनों जरूरी हैं, क्योंकि अगर इंसान ना सोचता पक्षियों की वापिस मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ूं, तो आज प्लेन्स ना बनते, डेफिनेटली एसी ना बनते, पंखे ना चलते। जितनी रिसर्च हुई है वो राइट ब्रेन से हुई है। पर पीछे लॉजिक था, लॉजिकल क्रिएटिविटी हुई ना, बिना लॉजिक के होता तो नहीं होता ना, तो वो उसका परिणाम है, लॉजिकल क्रिएटिविटी का परिणाम है कि आज रिसर्चेस हुई जी। तो दोनों दिमाग का बैलेंस रहा तो हुई। राइट, अगर दोनों दिमाग का बैलेंस नहीं होता तो क्रिएटिविटी नहीं होती, रिसर्चेस नहीं होती, तो इसलिए दोनों जरूरी हैं। तो ये हमारा सिस्टम है। तो मैंने बताया इसमें हमारे ब्रेन में हमारे 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 100 अरब कोशिकाएं हैं, और आपस में कनेक्शन जो होता है इनका कंटिन्यूस है। एक कोशिका है, जैसे आप डायग्राम में देखेंगे, एक नर्व सेल है, उसका एक हेड है, उसका एक टेल है, एक्सॉन है, और उसके फिर डेंड्राइट्स उसके आगे जैसे जड़ होती है ना, और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन है, फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन, उसमें बीच में कनेक्शन क्या है, बीच में सेल्स के बीच में कनेक्शन है, वो न्यूरोट्रांसमीटर कंटिन्यूस नहीं है, वो बीच में कनेक्शन है, दो नर्व एंडिंग से बीच में कनेक्शन है, बीच में गैप है। तो जो इम्पल्स, जो करंट इसमें आई, वो करंट अगले नर्व में कैसे जाएगी, यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर रहेंगे, यहाँ से केमिकल निकलेगा इस टिप से और इसमें जाएगा, तब वो मैसेज आगे जाएगा। जितनी भी नर्व एंडिंग्स हैं वो बीच में गैप रहेगा, उससे न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन कहते हैं। तो ऐसे वो ट्रांसमिट होती है। तो अगर हम ज्यादा सोचते हैं ट्रांसमिट होती होगी, मतलब करंट जैसे पूरी बॉडी में, सपोज ब्रेन से बॉडी में मुझे देना है, हार्ट को देना है, या मुझे पैरों में कुछ, मुझे किसी ने काट लिया तो मैसेज पहुंचाना है या मैसेज रिसीव करना है, तो वो मैसेज मतलब वो आएगा, इम्पल्स जो आएगी वो फिर थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर कंडक्ट होगी। सपोज हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे और फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम सोचते रहेंगे फिर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, डिप्रेशन वाले क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि तो कुछ कर नहीं पाते, सिर्फ सोचते रहते हैं। राइट, इसलिए उनका इम्बैलेंस हो जाता है, लाइफ जो है एकदम एफिशिएंसी खत्म हो जाती है, यूजलेस लाइफ हो जाती है। तो क्योंकि सोचना ज़्यादा, कर कुछ नहीं, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, न्यूरोट्रांसमीटर के बगैर एक्शन होगा ही नहीं। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि मतलब बहुत ज़्यादा सोचने से हमारी वो जो न्यूरोट्रांसमीटर वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो, तो फिर वो काम ही नहीं करते, तो एक्शन में नहीं आएगा, तो वो बर्डन हो जाते हैं, और फिर बर्डन हो गए ना। सपोज मैं सोचा तो सही, तो मेरा पैर चलेगा नहीं, उठेगा नहीं, किसने काटा, उठेगा नहीं। राइट, मतलब आई वांट टू मेक मूवमेंट बट आई कैन नॉट, आई वांट टू डू समथिंग बट आई कैन नॉट। मैं बिस्तर से उठना चाहता हूँ, उठ नहीं पाऊंगा। मैं आई वांट टू गेट अप, मैं बिस्तर में सुबह 6 बजे उठ गया हूँ, 6 बजे उठ गया हूँ, मेरी आँख खुल गई कि तो मैं बिस्तर से उठना चाहता हूँ, बट बॉडी नहीं उठ पा रही है, नॉट सपोर्टिंग, कि मैं 10 बजे तक फिर भी लेटा हुआ हूँ, बिकॉज मेरे में कोई मूव उत्साह नहीं है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर एग्जॉस्ट हो गए। तो इस तरह से हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, तो लोअर ब्रेन जो है फिर वो हमारे उसमें नर्व्स होती हैं, डिफरेंट नर्व्स होती हैं, जो 5 कर्मेंद्रिय की नर्व है ना, आँख की, नाक की, कान की, मुख की, त्वचा की, ये पूरी नर्व्स हैं। और हमारा फेस पे एक्सप्रेशंस हैं, है ना, हम फेस पे कोई छुए, हमें कोई प्यार से छूता है, किस भावना से छूता है, हमें आशीर्वाद देता है, या हमें कोई किस भाव से, हमें उसके मन में क्या है, तो देख भी रहा है तो किस भाव से देख रहा है, देख रहे हैं, देख रही हैं, तो वो जो है सारे के सारे एक्सप्रेशन जो है वो नर्व्स, 12 नर्व्स निकलती हैं, वो फिर लोअर ब्रेन से निकलती हैं।
और वो फिर जो हमारी पांचों कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करती है। और फिर हमारे जैसे गर्दन में 8 नर्व्स हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से नीचे गई ना, तो 8 नर्व्स हैं। फिर कमर में 12 हैं, अपर बैक में, और फिर बीच वाली बैक में 5 हैं, फिर नीचे वाली बैक में 5 और हैं, फिर नीचे एकदम लास्ट में 5 और। तो ऐसे पूरा का पूरा सिस्टम, हमारी पूरी बॉडी, हमारी जो है ना पूरी एक सेल वो ब्रेन से कनेक्टेड है। राइट। 2 तरह की नर्व्स होती है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स सेंस करती हैं और मैसेज लेके ब्रेन में आती है। और जो मोटर नर्व्स होती हैं वो फिर मैसेज को उसके एक्शन जो सपोज मुझे किसी ने कोई सुई चुभी तो वो मैसेज ऊपर गया और तुरंत मैसेज आएगा पैर हटा दो, तो पैर हटा देंगे। राइट। But that takes only a fraction of a second, right? It doesn't take it's so fast, it's so amazing. It's amazing, right? Definitely. तो इस तरह का ब्रेन का हमारा बहुत सुंदर सिस्टम बना हुआ है। पहला सिस्टम है हमारा ब्रेन, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। 3 पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से हमारा जो है ये ब्रेन हमारा कार्य करता है, जो एक तरह का कंट्रोल रूम है। ब्रेन पूरा कंट्रोल रूम है, इसका पूरी बॉडी पे कंट्रोल है थ्रू नर्व्स। एक हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कॉन्शियस नर्वस सिस्टम है, वॉलंटरी है, और दूसरा ऑटोनोमिक है जो ऑटोमेटिक है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और वो हमारा डेंजर और रिलैक्सेशन दोनों को मैसेज उसके रिसीव भी करता है और एक्शन भी करता है। राइट। तो ये जैसे हमारा पूरी बॉडी के एक सेल में मैसेज गया, तो ये पहला हमारा सिस्टम होगा। तो मतलब रात को जैसे हम सो जाते हैं या हम फील करते हैं हम थक गए हैं, सो गए हैं, सो जाना है हमको, तो ये जो आपने बताया जो रिलैक्सेशन करने वाली चीज है, जैसे हम लोग मतलब वी लेट गो, अभी सारा दिन हम काम कर लिया, हमने पूरा काम कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। ओके। दैट मैसेज गोस टू द पैरासिम्पैथिक सिस्टम एंड हार्ट रेट कम हो गया, बीपी कम हो गया, बॉडी रिलैक्स हो गई, मसल्स रिलैक्स हो गई, नाउ वी पुट अ फुल स्टॉप एंड देन वी गो टू स्लीप। राइट। सो दैट इज द वे। ओके। तो मतलब पैरासिम्पैथिक सिस्टम ने हमें कहा, नर्वस सिस्टम ने फुल स्टॉप कर दिया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने फुल स्टॉप कर दिया, और ऑटोनोमिक में भी सिंपैथेटिक ने फुल स्टॉप कर दिया, और वी आर ऑन आवर बेड एंड वी गो टू स्लीप, वी शट ऑफ, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी डू। 5 जो सेंस ऑर्गन से कर्मेंद्रियां कहते हैं, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, स्किन, बाहरी स्किन है और अंदर की स्किन है। तो बाहरी स्किन तो सारी बॉडी पे ही है, पूरी बॉडी ऐसी कोई पार्ट नहीं जहाँ स्किन ना हो। और फिर अंदर की मुंह के अंदर त्वचा है, फिर हमारी नाक के अंदर भी त्वचा है, सांस की नाली में त्वचा है ना, फिर उसके अंदर फेफड़ों में भी त्वचा है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंशिएट कर सकती है। सेंस ऑर्गन कहते हैं ना, 5 सेंस ऑर्गन, तो सेंस करती हैं। ऐसे हमारी आंतों में गले की नाली या जो खाने की नाली है, इसोफेगस, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो सेंस करती है, उसमें सेंसर है, सेंसर लगे हुए हैं। तो पहले डाइजेशन होता है, उसके बाद कौन सा फूड हमें कितना चाहिए, अंदर लोअर इंटेस्टाइन में आइलियम में सेंसर लगे होते हैं, उसे जीआई रिसेप्टर्स कहते हैं। वो रिसेप्टर सेंस करते हैं कि आज सपोज हमको हमने खाया 50 ग्राम घी, तो हमें आधा ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा फैटी एसिड्स में, और वो नीचे जाके फिर उसमें से आधा ग्राम एब्जॉर्ब होगा, 49.5 ग्राम बाहर निकल जाएगा। ओके। बचा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, पर बॉडी को आधा ग्राम ही चाहिए तो आधा ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा। अच्छा, मतलब तो चाहे जितना भी हम, कई बार ऐसा होता है कि हम कमजोर फील करते हैं तो हम रेगुलर कुछ दिनों से कुछ न्यूट्रिशियस खाते हैं, पर फिर भी वो वर्क नहीं करता है। तो इज इट बिकॉज कि हमारी बॉडी उसको सेंस करती है ना, क्योंकि हमें खरीदना पड़ता है, ये एक्टिव प्रोसेस है। जैसे हमारी आंतें सब्जी मंडी की तरह से है ना जी। तो जैसे उसमें हमने कोई चीज खरीदी, कितनी खरीदनी है, बाजार में 1000 किलो गोभी आई है, पर मुझे तो आधा किलो ही चाहिए ना, मैं आधा किलो खरीदूंगा, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि उठा के मैं 10 किलो ले आऊँ। ऐसे ही अंदर भी एक एक्टिव प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड एब्जॉर्ब होता है। जैसे हमने रोटी खाई, उसमें से ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज कितना एब्जॉर्ब होएगा वो मुझे आगे डिसाइड, कितनी रिक्वायरमेंट आती है। मैंने आयरन खाया, मैंने 2 गोली आयरन की खा ली, 500 मिलीग्राम खा ली, और मुझे सिर्फ 20 मिलीग्राम चाहिए, तो 20 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब होगा 500 में से, और 480 बाहर निकल जाएगा, वो बॉडी से निकल जाएगा। ऐसे कैल्शियम मैंने खा लिया, कितना खाया मुझे कितना चाहिए उतना ही एब्जॉर्ब होगा। विटामिन सी खाया मैंने 500 मिलीग्राम, बॉडी को 40 मिलीग्राम चाहिए, 40 मिलीग्राम ही एब्जॉर्ब होगा। तो मतलब डेली रिक्वायरमेंट आती है, जैसे ऑर्डर आता है अंदर से इतना चाहिए, किंतु हम रिसेप्टर्स को खराब कर लेते हैं। जैसे हम लोग मैदा की चीजें खाते हैं तो हमारे रिसेप्टर्स उन पर मैदा चिपक जाता है। ओके। या टेंशन में रहते हैं, इसमें जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं, तो रिसेप्टर्स को मैसेज जाता है ज्यादा खरीद लो, आज खतरा है,
अच्छा। जैसे खतरे में जाएंगे ना, मान लो कोई अटैक होने वाला है, तो आप क्या करेंगे? स्टॉक करते हैं। आप नॉर्मली एक किलो आलू लेके आते हैं, तो आज आप 10 किलो आलू ले आए कि पता नहीं कितने दिन तक क्या इमरजेंसी लग गई तो मिले नहीं मिले, कम से कम आलू तो उबाल के खा लेंगे, है ना। तो ऐसे फिर बॉडी क्या करती है, फैट को एब्जॉर्ब करती है इमरजेंसी में। मतलब जब भी हम टेंशन में होते हैं, अच्छा इसीलिए कहते हैं कि कई बार ओबेसिटी होती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। बिकॉज उस समय फैट एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती है ना। 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी मिलती है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से भी 4 ही कैलोरी मिलती है। तो फैट जो है, फैट हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है कि भाई स्ट्रेस में इमरजेंसी में स्ट्रेस जब भी जल्दी चिंता गुस्सा करेंगे, डर होगा आपके मन में, कोई प्रेशर होगा, तो ज्यादा बॉडी फैट एब्जॉर्ब करेगी, फैटी एसिड ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, इसलिए आप मोटे हो जाएंगे। आज भले हम एक मॉडरेट खाना खा रहे हैं, उतना फैट नहीं भी खा रहे हैं, मान लीजिए आप 50 ग्राम से बताया आधा ग्राम एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि तो अगर मान लीजिए 10 ग्राम भी खाया आपने, तो बॉडी इसमें से 5 ग्राम भी एब्जॉर्ब करे तो ज्यादा हो गया ना। तो बॉडी 10 का 10 भी एब्जॉर्ब कर सकती है इमरजेंसी में। तो वो इस तरह से हमारे जो बॉडी, क्योंकि हम पहले बहुत घी खाते थे, मक्खन खाते थे आज से 50 साल पहले, और आज 10 ग्राम तेल खाते हैं, घी कोई खाता नहीं है, तो भी आज लोग मोटे हो रहे हैं। ओबेसिटी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज ओबेसिटी का सबसे बड़ा कारण यही है। तो ये सेंस ऑर्गन्स हमारे हैं। ऐसे ही हमारी जो आर्टरीज हैं, वेन्स, अंदर की लाइनिंग है, वो भी बहुत सेंसिटिव है, तो वो इसमें भी सेंस है ना। उसमें भी हमें मतलब प्रोटीन जा रहा है, उसमें सब कुछ उसके अंदर जा रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना जी, उसमें भी हमारा ये सब फ्लो कर रहा है, तो उसको भी सेंस करते हैं ना कि उसमें से बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ का वो हमको डिलीवरी देनी है, ट्रांसपोर्ट है सिस्टम, तो कैसे डिलीवरी देनी है, तो वो फिर सारा सिस्टम अंदर बना हुआ है जी। तो ये सारा का सारा सेंस, अंदर से सब कुछ सेंस, बाहर भी सेंस होता है, अंदर ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं बॉडी, इससे हम सारी जो ना मतलब हम लोग सेंस करते हैं, और ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। तो फिर इसके साथ हमारा एक इम्यून सिस्टम है जो बीमारी से लड़ने का सिस्टम है। एक थाइमस ग्लैंड होती है छाती के बिल्कुल सामने जी, वो जो है ऐसे सेल्स बनती हैं जो कि बीमारी से लड़ने के लिए सेल्स बनती हैं। तिल्ली होती है स्प्लीन, वहाँ भी हमारी जो है वो तिल्ली। फिर इसके हेडक्वार्टर्स बने हुए, जैसे हमारे जैसे हेडक्वार्टर तो ये हो गया हमारा थाइमस और स्प्लीन। फिर हमारे लोकल जैसे हेडक्वार्टर, लोकल जैसे छावनियाँ होती हैं, कैंटोनमेंट्स होती हैं, जैसे हमारी टॉन्सिल्स हैं गले में, हमारे यहाँ ग्लैंड्स होती हैं, लिम्फ ग्लैंड्स के लिम्फ नोड्स कहते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। सांस की नाली के अंदर ऐसे सांस पास दोनों तरफ रहती है, पेट में रहती हैं, फिर हमारे यहाँ पर रहती हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, यहाँ ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ मान लीजिए फुंसी हो गई तो ये गांठ बड़ी हो जाएगी, इधर पीछे कुछ फुंसी हो गई, गांठ बड़ी हो जाएगी। ब्रेस्ट में कुछ हो गया तो यहाँ गांठें बन जाएंगी। छाती कहीं भी कोई फुंसी हो गई, कहीं कोई बात हुई, कहीं पे कैंसर भी हो गया तो वहाँ पर एक गांठ बड़ी हो जाएंगी। तो मतलब वो जैसे उस एरिया में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, तो इसका जो है इसका ओरिजिन एक तो ये हो गया, प्लस बोन मैरो में भी सेल्स बनती है बीमारी से लड़ने की, इम्यून सिस्टम। तो एक तरह का हमारी ये फाइटिंग सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, जो कहीं भी बॉडी में कुछ कट लग गया तो वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वो मतलब वहाँ आर्मी पहुँच जाएगी, आर्मी पहुँच जाएगी, लोकल आर्मी पहुँचेगी, लोकल आर्मी से काम नहीं, फिर और आर्मी आएगी, वहाँ लड़ाई युद्ध होगा कीटाणुओं के बीच में और हमारी जो डिफेंस सिस्टम के बीच में। फिर कौन जीतता है ना, अगर हमारा प्रतिरोधक सिस्टम जीत गया तो हम वो बीमारी खत्म वहीं के में खत्म हो जाएगी, नहीं तो वो वापस बन जाएगी। हमारी सेल्स मर जाएंगी, कीटाणु एक्टिव हो जाएंगे और वो उसको कीटाणु उनको सेल्स को मार देंगे और वहाँ बड़ा घाव पैदा हो जाएगा। तो ऐसे कैंसर भी ऐसे ही होता है, कैंसर में भी ऐसे, कैंसर भी ऐसे। तो इम्यून सिस्टम कहते हैं आज लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई है। जैसे आज देखें, अगर इम्यून सिस्टम जैसे आज से कहते हैं ना, आज से 1981 में 20 थे जो HIV एड्स के पेशेंट्स। एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। जो वायरस बंदर में था, अफ्रीका के बंदर में था, मॉन्कीज में था, वो ह्यूमन्स को इन्फेक्ट कर लिया और उनसे HIV उनका पॉजिटिव किया, फिर एड्स की बीमारी हो गई। तो ये जो है आज क्या हुआ, उसके बाद पिछले कुछ सालों में, कितने साल हो गए, 35 साल हो गए लगभग, 35 साल में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो गए रिसर्च करने में, इसकी दवाई बनाने में। दवाई बनी भी है, तो उसके बावजूद दवाई, सारी बीमारी जो सिर्फ 20 केस थे, सारे विश्व में गांव हर शहर में बीमारी फैल गई। HIV एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सारे विश्व के लिए प्रॉब्लम, महामारी बन चुकी है। तो मतलब ये जो है कैसे इम्यून सिस्टम की एक बहुत बड़ी
आज नए नए आप देखते स्वाइन फ्लू आ गया है ना, बर्ड फ्लू आ गया, जो बीमारियां पहले नहीं थी, जो स्वाइन को होती थी या बर्ड्स को होती थी, जो उनके लिए इन्फेक्टिव थे वायरस, इंसान के लिए इन्फेक्टिव आज हमें हो रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? मतलब हमारी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम दिन पे दिन कमज़ोर होता जा रहा है। आज नए नए वायरस, नए नए बैक्टीरिया, जो कभी हम थोड़ी सी दवाई से मर जाते थे, आज मरते नहीं। आज हमारे लिए प्रॉब्लम्स बन चुकी। तो इम्यून सिस्टम एक बड़ी, और ये सारे रोग एक तरह से महामारी की तरह, जंगल में आग की तरह ही फैलते हैं। मतलब माना बहुत बड़े स्तर पे इम्यूनिटी सिस्टम की आज नई प्रॉब्लम्स है। ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया, वो जो पहले दवाई से आज मरता नहीं है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस आ गया। मलेरिया, जो मलेरिया सिंपल क्लोरोक्विन टैबलेट से मर जाता था, आज नहीं मरता है। आज उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर के पास जाओ तो इतने सारे टेस्ट लिख के देते हैं। वो खुद भी कहते हैं कि हमें पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली है क्या। कुछ भी इजी नहीं रहा। और टाइफाइड जैसे है, नए रूप में आ रहा है। तो मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड, ये तीनों चीजें बड़ी रूप में हमारे सामने समस्या के रूप में आ रही है। डॉक्टर साहब, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सब, मतलब ये सब हमें पता ही नहीं था, और डेफिनेटली ये पता चलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्या चीज़ें कहाँ पर हैं और किस तरह से फंक्शन करती हैं, ये समझना ज़रूरी है। क्योंकि ताकि हम तभी बॉडी को जब तक हम नहीं समझेंगे प्रॉपरली, तो उसको ठीक भी कैसे करेंगे। थैंक यू सो मच। आगे हम अपने एपिसोड में डेफिनेटली और भी चर्चा करेंगे इस पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नमस्कार। तो मित्रों, डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि बॉडी में किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है। ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि अगर हम जब तक समझेंगे नहीं, जब तक सीखेंगे नहीं, तो डेफिनेटली और भी जो आगे के स्टेप्स हैं कि उसको ठीक करना है। जो हमारा लक्ष्य है, ये प्रोग्राम 3D हेल्थ केयर जो हम आपके सामने लेके आए हैं, वो उसी लक्ष्य से लेके आए हैं मित्रों, कि क्यों ना हम आत्मनिर्भर हो जाएं, क्यों हम अब डॉक्टर्स के पास जाते रहें, दूसरों को देखते रहें, एक तरह से अपने आप को समझें। अपने जो ये मल्टी डायमेंशनल बॉडी है, शरीर है, मन है, आध्यात्मिक रूप से हम जो, वो भी हमारा जो एक पहलू है, और सामाजिक है, ये सभी को हम बैलेंस करके आगे बढ़ते रहें। तो बने रहिए हमारे आगे की श्रृंखला में हमारे साथ, और एंजॉय करिए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू सो मच। ओम शांति।